Good afternoon, all. Please join. Please join fast. Good afternoon, all. Please join fast. सलोनी, सबको ज्वाइन करने बोलो। सलोनी, बाकी सबको ज्वाइन करने बोलो जल्दी। Okay. क्या हुआ, कभी कोई अभी तक ज्वाइन क्यों नहीं किया? Okay. ओके, बाकी सब अभी तक ज्वाइन नहीं किया। एनीवेज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट डे हम लोग देखे थे कि एफएम या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव पाने के लिए हम लोग कैसे विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड हम लोग कैसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे फ्रीक्वेंसी वेव मॉड्यूलेटर। सो आज हम लोग क्या देखेंगे कि इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एफएम जनरेशन मींस जहां पे हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम लास्ट डे का जो मेरा क्लास था उसमें भी या फिर प्रीवियस क्लासेस में भी हम डिस्कस कर चुके थे। अच्छा, अगर बाई चांस तुम लोग को सुनने में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज लेट मी नो वंस, ठीक है, कि मेरे को बताना कि सुनने में दिक्कत हो रहा है एनीथिंग। सो एफएम जनरेशन या फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो एफएम वेव जनरेशन जो है या फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव जो डेवलप करना है या फिर जो मॉडल आफ्टर मॉड्यूलेशन जो सिग्नल हम लोग पा रहे हैं वो हम लोग कितने तरीके से पा सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर्स के बारे में अगर बोले तो देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम लोग दो टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर यूज करते हैं या फिर दो टाइप ऑफ मॉड्यूलेटर्स आर देयर व्हिच यूज टू यूज डायरेक्ट मेथड ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और उसमें क्या होता है कि दोज टू आर रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर एंड कंडक्टेड डायोड मॉड्यूलेटर। और इनडायरेक्ट मेथड जो है, इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड में एक ही मेथड है
दैट इज आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड। तो यहाँ पे क्या होता है, इन द इनडायरेक्ट मेथड जनरली व्हाट हैपेंस कि हम लोग, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इन दिस चैप्टर कि एफएम और पीएम मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन, जो ये दोनों टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन है, बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन फेज मॉड्यूलेशन अगर एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को यूज करके या फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो टेक्निक है उसको यूज करके जैसे हम लोग फेज मॉड्यूलेशन कर सकते हैं या फिर फेज मॉड्यूलेटेड वेव पा सकते हैं, वैसे ही फेज मॉड्यूलेशन का जो टेक्निक है या फिर फेज मॉड्यूलेशन का जो स्कीम है उसको यूज करके हम लोग उससे हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव को पा सकते हैं। तो इन द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एफएम जनरेशन हम लोग क्या करते हैं, फेज मॉड्यूलेशन का जो टेक्निक है उस फेज मॉड्यूलेशन का टेक्निक को यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव हम लोग पाते हैं। तो लेट्स सी इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एफएम जनरेशन। आई होप तुम लोग सभी को स्क्रीन दिख रहा होगा प्रॉपर मैनर में। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो प्लीज मेरे को बताओ, और अगर किसी एक पर्टिकुलर को नहीं दिख रहा है तो आई थिंक ये तुम लोग का नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, बिकॉज कि मेरे नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा तो किसी को नहीं दिखाई देगा। ओके, तो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एफएम जनरेशन अगर है, तो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एफएम जनरेशन में बेसिकली क्या होगा, हम लोग क्या देखेंगे कि इनडायरेक्ट वे में हम लोग एफएम वेव को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या बोला गया है एकदम शुरुआत में कि इन द डायरेक्ट मेथड्स ऑफ जनरेशन ऑफ एफएम, in the direct method of generation of FM LC oscillator are used। obviously हम लोग देखे हैं कि मेरा जो, हाँ कोई कुछ बोल रहे हो, संदीप कुछ बोल रहे हो? मैम आपका बस ये मॉडल दिख रहा है, नोट्स नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है, अच्छा वेट, अब दिख रहा है नोट्स? यस मैम। ओके ओके, सो इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एफएम जनरेशन में पहले हम लोग क्या देखे कि जो मेरा डायरेक्ट मेथड ऑफ एफएम जनरेशन है उस पे हम लोग बेसिकली क्या करें, वहां पे मेरा दोनों ही टाइप, जो मेरा वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर था या फिर जो मेरा रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर था, दोनों केसेस में हम लोग क्या देखे कि एक एलसी सर्किट है और एलसी सर्किट क्या कर रहा है, एज ए ऑसिलेटर काम कर रहा है। और ऑसिलेटर के हिसाब से काम करने से क्या होता है, ऑसिलेटर मतलब वो ऑसिलेशन को जनरेट करता है, मीन फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है। और क्योंकि उस ऑसिलेटर का ऑसिलेशन हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, इन द रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मेरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस है सर्किट में यूज किया गया कैपेसिटर इंडक्टर का, उससे वेरी करा रहे हैं। और वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर में विद द हेल्प ऑफ वैरेक्टर डायोड हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मेरा एलसी ऑसिलेटर सर्किट जो यूज हुआ है इन द वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर में, उसका ऑसिलेशन को हम लोग वेरी करा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वैरेक्टर डायोड। ठीक है, एंड द क्रिस्टल ऑसिलेटर कैन नॉट बी यूज्ड, और यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलरली क्या है, क्रिस्टल ऑसिलेटर को यूज नहीं करते हैं। The LC oscillators are not stable enough for the communication or broadcast purpose। अब जो डायरेक्ट मेथड्स है ऑफ एफएम जनरेशन, उस डायरेक्ट मेथड ऑफ एफएम जनरेशन में कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस है, और वो डिसएडवांटेज ये है, इसके बारे में लास्ट क्लास में भी डिस्कशन हुआ था कि जो मेरा एलसी ऑसिलेटर्स है, एलसी ऑसिलेटर्स आर नॉट सो स्टेबल। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, एलसी ऑसिलेटर में क्या हो रहा है, बेसिकली एल और सी का जो वैल्यू चेंज हो रहा है उसके हिसाब से ऑसिलेशन जनरेट हो रहा है। अब क्या होगा कि ये हो ही सकता है कि एल और सी जो ये दोनों कंपोनेंट है वो मतलब एकदम प्रिसाइज वे में काम ना करे, हो सकता है फिर क्योंकि वोल्टेज का करंट का जो अप्स एंड डाउन है उसके हिसाब से उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। तो इसके लिए क्या होगा, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि जो मेरा वेव्स है, जो मेरा इनपुट वेव्स है, इनपुट वेव्स में बाय चांस अगर कोई नॉइज आ जाता है तो वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है एट द आउटपुट साइड, मींस ऑसिलेटर का ऑसिलेशन में वो डायरेक्टली इम्पैक्ट
डालता है। तो जिसके कारण क्या हो जाता है, जो आउटपुट हम लोग को मिल रहा है, मींस जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव हमको मिल रहा है, वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव का जो आउटपुट है दैट इज नॉट सो स्टेबल, वो कभी भी फ्लक्चुएट कर सकता है। बाई चांस अगर बाई एनी मींस कोई भी स्पाइक आ गया या फिर उसमें कोई भी चेंजेस आ गया इनपुट में, पर आउटपुट में वो मतलब तुरंत से उसका जो मतलब क्या बोलेंगे, उसका जो इफेक्ट है वो तुरंत से उसमें रिफ्लेक्ट करेगा। और उससे क्या होगा, ऑब्वियसली जो मेरा मॉड्यूलेटेड वेव है उसमें डिफरेंस आ जाएगा, जिसके कारण और उसको अगर हम लोग ट्रांसमिट कर देते हैं तो रिसीवर साइड में उससे हो सकता है कि हम लोग जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है उस ओरिजिनल मैसेज सिग्नल को उससे रिकवर ना कर पाए, है कि नहीं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो ये सारा जो डिसएडवांटेजेस है इससे हम लोग क्या देख रहे हैं कि the oscillation of LC oscillator are not so stable, जो कम्युनिकेशन या फिर ब्रॉडकास्टिंग पर्पस में। इसीलिए क्या है कि जो मेरा डायरेक्ट मेथड्स है, एक सेकेंड, इसीलिए जो मेरा डायरेक्ट मेथड्स है फॉर एफएम जनरेशन, उसको ब्रॉडकास्टिंग पर्पस के लिए हम लोग हमेशा यूज नहीं कर सकते हैं उसका। इसीलिए उसका जो एप्लीकेशन है, ब्रॉडकास्ट का जो एप्लीकेशन है उसके लिए इसीलिए क्या है कि मेरा जो ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए डायरेक्ट मेथड ऑफ एफएम जनरेशन हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो ऑब्वियसली हम लोग को अब अल्टरनेटिव मेथड देखना होगा। तो अल्टरनेटिव मेथड्स में मेरा क्या है, देयर इज एन अनदर मेथड दैट इज इनडायरेक्ट मेथड, जिसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, दैट इज आर्मस्ट्रांग मेथड ऑफ एफएम जनरेशन। ओके, that is Armstrong method of FM generation. Armstrong method of FM generation में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज करते हैं। क्लास 10 নিয়ে পরে আমি তারপরে দিচ্ছি লিংকটা। ओके, तो क्या है, the alternative method is to use the indirect method called as the Armstrong method of FM generation। और इस मेथड में जो FM वेव हम लोग को मिलता है वो मिलता है किसके बेसिस में, या फिर कौन सा टेक्निक को यूज करते हैं, FM is obtained through phase modulation। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, with the help of the technique of phase modulation हम लोग क्या करते हैं, FM वेव को जनरेट करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, एक क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक क्रिस्टल ऑसिलेटर को हम लोग यूज करते हैं जो कि काफी स्टेबल ऑसिलेटर है। A crystal oscillator can be used when the frequency stability is very high। जो कि जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है वो क्या है, ये काफी स्टेबल ऑसिलेटर है, जिसके कारण क्या होता है, इन द आउटपुट ऑफ Armstrong मॉड्यूलेटर और इनडायरेक्ट मेथड जो है, जिस मेथड में हम लोग एफएम वेव पा सकते हैं, उसका जो आउटपुट है वो काफी स्टेबल आउटपुट है। एंड दिस मेथड इज वाइडली यूज्ड इन प्रैक्टिस। और हम लोग का जो डे टू डे लाइफ में या फिर जहां कहीं पे भी हम लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करते हैं या फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव को जनरेट करते हैं, उस पर्टिकुलर सारी जगह पे इनडायरेक्ट मेथड ही यूज होता है। तो हम लोग अगर ब्लॉक डायग्राम को देखते हैं, दिस इज माय ब्लॉक डायग्राम। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, तुम लोग को दिख नहीं जाएगा। एक मिनट में so this is my block diagram for indirect method और Armstrong modulator। तो Armstrong modulator में देखो क्या क्या है, बेसिकली दो तीन मतलब अगर बहुत सारे ब्लॉक्स हैं तो बहुत सारे ब्लॉक्स में देखो हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिए हैं। यहाँ पे एक पार्ट है, पहला है यहाँ पे फेज मॉड्यूलेशन का एक पार्ट है,
फेज मॉड्यूलेशन का जो आउटपुट, ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे फेज मॉड्यूलेशन हो रहा है, वहां से जो एफएम हम लोग को मिल रहा है दैट इज अ नैरो बैंड एफएम। और यहाँ पे क्या है, फिर से उसको हम लोग मिक्सिंग कर रहे हैं, उसको ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, और फाइनली क्या है कि इससे जो आउटपुट है वो ट्रांसमीटर में जा रहा है। मींस यहाँ से हम लोग को जो आउटपुट है, इस आउटपुट से हम लोग को क्या मिल रहा है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव मिल रहा है, जिसको हम लोग ट्रांसमिट कर सकें। ओके, सो सी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे मेरा है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, यहाँ से हम लोग इनपुट दे रहे हैं, उसको फिर से क्या करना पड़ेगा, पहले उसको इंटीग्रेट कर, उससे के थ्रू हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। मींस उसका जो सारा मतलब क्या बोलेंगे, क्योंकि हम लोग का फेज मॉड्यूलेशन हो रहा है तो वहां पे पहले एक इंटीग्रेटर का जरूरत होगा, फिर उसको हम लोग मल्टीप्लाई पुट करते हैं इन द प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर, फिर उसका फेज चेंज होता है, फेज चेंज होता है, और यहाँ पे एक फिर, और उसको यहाँ पे समेशन होता है। ठीक है, चलो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, रुक जाओ, और एक काम करते हैं जो कि काफी हेल्पफुल होगा। ओके, सो वेट वेट, स्क्रीन कहाँ पे गया, जस्ट अ सेकेंड। छोड़ो, तो देखते हैं, द वर्किंग ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम कैन बी अंडरस्टूड बाय डिवाइडिंग इट इनटू टू पार्ट्स। यहाँ पे बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। पहला पार्ट में है जनरेट और नैरो बैंड एफएम वेव यूजिंग फेज मॉड्यूलेटर। तो देखो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आउटपुट में हम पहले भी बोले कि नैरो बैंड एफएम वेव जनरेशन हो रहा है, और यहाँ पे हम लोग को मतलब एकदम क्लियरली दिख रहा है कि दिस इज अ फेज मॉड्यूलेटर। सो विद द हेल्प ऑफ फेज मॉड्यूलेटर पहले हम लोग एक नैरो बैंड एफएम को जनरेट कर रहे हैं, एंड सेकेंड पार्ट use the frequency multiplier and mixer to obtain the required value of frequency deviation or carrier and modulation index। और जो सेकेंड पार्ट है, ये जो सेकेंड पार्ट हम लोग को दिख रहा है दैट इज मल्टीप्लायर्स एंड एम्पलीफायर्स। मल्टीप्लायर्स और एम्पलीफायर्स क्या करता है कि जो मेरा वेव जनरेट हुआ वो एग्जैक्टली किस टाइप का फ्रीक्वेंसी और विथ मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना होगा, मींस जो मुझे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव जो मुझे जरूरत है उसका जो एग्जैक्ट पैरामीटर है, क्योंकि हम लोग का जो मिल रहा है आउट फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द फेज मॉड्यूलेटर वो क्या है, एक नैरो बैंड एफएम है। तो उसका एम्पलीट्यूड कैसा चाहिए, उसका फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसीज है वो कैसा होगा, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे उसको मिक्स एंड मैच करते हैं। उसको वेरियस जो मेरा क्रिस्टल ऑसिलेटर का जो यहाँ पे भी एक तो क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज हो रहा है, उसके साथ उसका आउटपुट में और आउटपुट से जो सिग्नल निकल रहा है उसके साथ उसको मिक्सिंग करके फाइनली यहाँ पे जो मेरा जहाँ पे ट्रांसमीटर आउटपुट या फिर जो मतलब ग्रुप ऑफ मल्टीप्लायर्स है उसका जो आउटपुट है, उससे आउटपुट में मुझे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव हमको मिल रहा है। ठीक है, तो पार्ट वन में क्या है कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं कि कौन सा टेक्नोलॉजी, फेज मॉड्यूलेशन। तो फेज मॉड्यूलेशन में मेरा होगा क्या, द इन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल xt is passed through an integrator before applying it to the phase modulator। वैसे हम लोग देख रहे हैं कि पहले यहाँ पे एक तो इंटीग्रेटर के थ्रू पास किया जाता है, ये जो पहला ब्लॉक हम लोग देख रहे हैं वो ये है। सेकेंडली, and let the narrowband FM wave produced at the output of the phase modulator is represented by this। और हम लोगों को क्या पता है कि जो फेज मॉड्यूलेटर है, फेज मॉड्यूलेटर का जो आउटपुट है वो आउटपुट में हम लोग को क्या मिलता है, एक नैरो बैंड एफएम मिलता है। तो नैरो बैंड एफएम का जो इक्वेशन होता है वो हम लोग को पहले से पता है कि क्या होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं S1 से। और नैरो बैंड फेज मॉड्यूलेटर का या फिर नैरो बैंड मॉड्यूलेटर नैरो बैंड एफएम वेव का जो इक्वेशन है उसको हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, दैट इज BC1 cos 2 pi F1t plus phi 1t।
ठीक है, क्योंकि इस सिग्नल को S1T से डिनोट किया गया है, इसीलिए सारे में देखो उसका जो सारा पैरामीटर्स है, Vc1 इज नथिंग बट वेलोसिटी, सॉरी उसका जो एम्पलीट्यूड है वो है, और उसका जो फ्रीक्वेंसी बोलो, फेज बोलो, सारे में क्या किया गया है कि सारे में 1 सफिक्स में डाला गया है। ठीक है, सो सारे में मेरा 1 सफिक्स में डाला गया है। तो और नीचे देखो मेंशन भी किया गया है कि Vc1 is the amplitude, see Vc1 is the amplitude, F1 is the frequency of the carrier produced by the crystal oscillator, crystal oscillator। obviously यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक ऑसिलेटर है, क्रिस्टल ऑसिलेटर। तो इसमें क्या है, जिससे हम लोग को कैरियर सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो कैरियर सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, F1। ओके, सो and then the phase angle is 5/1t। ये एक कोई भी वेव में बेसिकली ये तीन ही पैरामीटर रहेगा, उसका एम्पलीट्यूड होता है, फेज एंगल होता है और फ्रीक्वेंसी होता है। तो तीनों पैरामीटर हम लोग देख लिए। अब जो मेरा फेज एंगल है, वो फेज एंगल का वेरिएशन कितना है, 0 to t में। मतलब फेज एंगल कितना शिफ्ट हो रहा है, 0 कहां से शिफ्ट हो रहा है, जैसे कि देखो अगर हम लोग कोई भी वेव ड्रॉ करते हैं तो टोटल फेज एंगल का डेविएशन कितना हो रहा है। अगर ये एक मेरा पूरा फुल साइकिल का एक वेव है और इस वेव का जनरेशन कहाँ पे हो रहा है, एट t इक्वल्स टू 0, और कितना दूर तक हो रहा है, अगर इसका वैल्यू को हम लोग t दे सकते हैं। वेरेस t का जो वैल्यू है, t का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इट मे बी 1, इट मे बी 2 और इट मे बी 3, व्हाटएवर। ठीक है, ये जो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं टी। तो इसका जो टोटल अगर फेज एंगल का डेविएशन हो रहा है या फिर फेज एंगल में अगर कोई भी चेंज हो रहा है, तो वो कौन सा रेंज में चेंज हो रहा है, उसका फेज एंगल का जो स्टार्ट हो रहा है 0 से और खत्म कहाँ तक होता है, टी में। तो इसीलिए यहाँ पे और एक्सटी क्या है, एक्सटी जो मेरा होता है ये होता है कि मेरा मैसेज सिग्नल को हम लोग ऑलवेज जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एक्सटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैसेज सिग्नल को एक्सटी से रिप्रेजेंट करेंगे तो मेरा मैसेज सिग्नल का या और जो मेरा कैरियर होगा उसका जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन, उसका जो फेज एंगल में चेंजेस होगा वो कितना होगा, 0 to t के रेंज में होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो उसका सारे वैल्यूज का मैसेज सिग्नल का जो मतलब क्या बोलेंगे, मैसेज सिग्नल में जो 0 to t में जितने सारे वैल्यूज में वेरिएशन आ रहा है सबको हमको काउंट करना है, उसके हिसाब से क्या होगा, फेज एंगल चेंज होगा। तो इसीलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन किया गया है ओवर 0 to t। कितना xt का वैल्यू जो मेरा मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो 0 to t में जिस तरीके से वेरिएशन हो रहा है वो सारे वेरिएशन को हम लोग को काउंट करना है, और उस सारे वेरिएशन के हिसाब से क्या होगा, मुझे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड जो मेरा मॉड्यूलेटेड वेव मिलेगा उसमें वेरिएशन आएगा। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक जो मेरा कांस्टेंट टर्म है दैट इज k1, और 2 पाई का वैल्यू भी ये कांस्टेंट है। और ये जो k1 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ द मॉड्यूलेटर। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म है, कोई पर्टिकुलर एक मॉड्यूलेटर के लिए उसका जो सेंसिटिविटी होगा वो कांस्टेंट होता है। तो ऑब्वियसली इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कोई, so it is a constant term। So so तो अब मेरा फाई का क्या होगा, 5/1t इज वेरी स्मॉल, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या है, और हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो मेरा फेज एंगल में चेंज हो रहा है, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव में हम लोग देख रहे हैं तो टी का हर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव में क्या होता है, फेज कांस्टेंट रहता है। तो ऑब्वियसली जो हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल देंगे, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में मेरा क्या हो रहा है, उसका एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है, लेकिन हम लोग को जो एम है उसमें क्या है, फेज को बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना, उसका फ्रीक्वेंसी को वेरी कराना है। तो ऑब्वियसली हम लोग जो चेंज ऑफ फेज जो होगा उसका जो वैल्यू होगा, फेज एंगल का जो चेंज का वैल्यू होगा वो बहुत कम वैल्यू होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि बिकॉज इट्स वैल्यू इज वेरी मिनिमम और वेरी स्मॉल, इसीलिए क्या है कि cos फाइव
या cos phi 1 t का जो वैल्यू है cos phi 1 t इज इक्वल्स टू 1, उसको हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं। क्योंकि cos 0 का जो वैल्यू है उसके साथ उसको ऑलमोस्ट हम लोग नेग्लिजिबल और स्मॉल समझ रहे हैं, इसीलिए 1 एंड sin phi 1 t इक्वल्स टू phi 1 t। ठीक है, hence the appropriate expression for s1t can be obtained like this। तो इसीलिए ये सब जो वैल्यू है, ये सब वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो ये सब वैल्यू को जब हम लोग पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, bc1 है। अब cos a प्लस b जो का जो फॉर्मूला है, उस cos a प्लस b का फॉर्मूला को हम लोग पुट कर रहे हैं। ठीक है, cos a प्लस b का फॉर्मूला को हम लोग पुट करके ब्रेक करके इस इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड आफ्टर अप्रोक्सीमेशन और उसका जो सारे वैल्यूज है, सारे वैल्यूज को पुट करके मतलब cos phi 1 t का वैल्यू को 1 एंड sin phi 1 t का वैल्यू को phi 1 t अगर पुट करते हैं तो फाइनली हमको जो इक्वेशन मिल रहा है, फाइनली जो हमको इक्वेशन मिल रहा है फॉर नैरो बैंड एफएम, वो इक्वेशन मेरा हो जा रहा है दिस। वो इक्वेशन मेरा हो रहा है दिस, दैट इज f1t इक्वल्स टू vc1 cos 2 pi f1t माइनस vc1 phi 1 sin 2 pi f1t। ठीक है, ये दो मेरा हो गया तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन आफ्टर अप्रोक्सीमेशन, दिस इज द s1। ओके, अब क्या है कि phi 1 t का जो वैल्यू है सब्स्टिट्यूट, वो phi 1 t का वैल्यू को हमको चाहिए। अब phi 1 t का जो वैल्यू है, phi 1 t का वैल्यू हम लोग कहां से पा सकते हैं, यहां से पा सकते हैं। ठीक है, और एल्स क्या है, phi 1 t का एक इटसेल्फ वैल्यू है, phi 1 t इक्वल्स टू 2 pi k1 0 to t xt dt। ठीक है, इसको आर ऑब्टेन सब्स्टिट्यूटिंग, अगर इसको हम लोग करते हैं तो फाइनली हमको ये मिलता है। सो इसका जो वैल्यू है, ये phi 1 t का जो वैल्यू है, ये वैल्यू, इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे और उस इक्वेशन में पुट करने के बाद मुझे मिलेगा फाइनली ये वाला इक्वेशन। देखो कुछ नहीं, यहाँ पे जो phi 1 t है, इस phi 1 t का वैल्यू को के जगह पे ये वाला जो वैल्यू है, इस पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ पे पुट किया गया है और उससे हम लोग को क्या मिला है, 2 pi k1, 2 pi k1 मतलब ये जो कंपोनेंट है bc1 phi 1 t sin 2 pi f1 t, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2 pi k1 और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ xt dt 0 to t। ठीक है, इसको क्या किया गया है कि यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया है, नथिंग एल्स। सो सॉरी, इनकॉर्पोरेट करते हैं। सो दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स अ नैरो बैंड एफएम। ऑब्वियसली ये नैरो बैंड एफएम का ही एक्सप्रेशन है, जिसको हम लोग अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मतलब उसमें सारा वैल्यूज पुट करके, उसमें डेरिवेशंस करके उसको फाइनली हम लोग अपना यूजेबल सिचुएशन में उसको लाए हुए हैं या फिर यूजेबल टर्म में उसको लाए हुए हैं। एंड दस एट द आउटपुट ऑफ द फेज मॉड्यूलेटर वी ऑब्टेन्ड अ नैरो बैंड एफएम। ठीक है, फेज मॉड्यूलेटर को हम लोग यूज करके ऐसे हम लोग आउटपुट में तो नैरो बैंड एफएम पहले पाते हैं। एंड फ्रीक्वेंसी डेविएशन एंड कैरियर फ्रीक्वेंसी कैन बी इंक्रीज्ड बाय पासिंग देम थ्रू अ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर। और फ्रीक्वेंसी और इसका जो क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज या फिर जो भी फ्रीक्वेंसी डेविएशन, डेविएशन मतलब फ्रीक्वेंसी का जो फ्लक्चुएशन, मतलब जितना चेंजेस जरूरी है, ठीक है, किसका, कैरियर फ्रीक्वेंसी का। क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं कि जो मेरा मॉड्यूलेटेड वेव होता है दैट इज ऑलवेज अ मॉडिफाइड कैरियर। ओके, तो अगर ये मेरा मॉडिफाइड कैरियर है और यहाँ पे मेरा जो एम है वो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का, मींस कैरियर का जो फ्रीक्वेंसी है, उस कैरियर का फ्रीक्वेंसी को हम लोग को चेंज करना होगा, उस कैरियर का फ्रीक्वेंसी को हम लोग को वेरी कराना होगा। ठीक है, इंक्रीज बाय पासिंग देम थ्रू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर। तो वेरियस फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर के थ्रू अगर उसको हम लोग पास कराते हैं तो जो उसके साथ फ्रीक्वेंसी मिक्स एंड मैच होके और जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमको चाहिए वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज को हम लोग पा सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट पार्ट दैट इज पार्ट 2 हम लोग क्या देखेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेज मॉड्यूलेटर जो है, मतलब यहाँ पे क्या है, जो देखो पार्ट 2 में यहाँ पे हम लोग, ये तो एक फेज मॉड्यूलेटर मेरा हो गया, दिस इज माय पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग क्या है, मल्टीप्लायर और जो मेरा ये है
मिक्सर एम्पलीफायर्स है वो हो रहा है. From the block diagram of the phase modulator, we can see that the crystal oscillator produces a stable, unmodulated circuit, unmodulated circuit which is applied to the 90-degree phase shifter as well as the combining network through a buffer. और यहाँ पे क्या है? अच्छा, यहाँ पे क्या है? एक बफर सर्किट का भी हम लोग यूज कर रहे हैं. देखो यहाँ पे एक बफर सर्किट का भी यूज हो रहा है इसके साथ ये जो 90 डिग्री फेज शिफ्टर है. ओके, हाँ देखो यहाँ पे है फेज मॉड्यूलेटर पार्ट 2 में है. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 90 which is applied to a 90 degree phase shifter as well as combining network through a buffer and the 90 degree phase shifter process a 90 degree phase shifted carrier. तो अगर 90 डिग्री फेज शिफ्टेड कैरियर हमको मिलेगा मींस क्या है कि एक ऑपोजिट फेज का कैरियर मिलेगा. मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मेरा एक कैरियर है जो कि मेरा क्या बोले 0 to +1 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर 90 डिग्री हम उसका फेज शिफ्ट कराएंगे तो क्या होगा? 90 डिग्री अगर फेज शिफ्ट कराएंगे तो क्या होगा? वो ऊपर से स्टार्ट होगा, नीचे से स्टार्ट नहीं होगा. और अगर 180 डिग्री कराएंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा 0 to -1 हो जाएगा. ठीक है, so the 90 degree phase shifter produces 90 degree phase shifted carrier and it is applied to the balance modulator along with the modulating signal. Thus the carrier used to modulation of 90 degree phase shifted with respect to the original carrier, and at the output of the product modulator we get DSPS signal, that is FM signal without carrier. तो यहाँ पे क्या है कि मुझे देखो पहले एक 90 डिग्री फेज शिफ्टर है, उसके साथ एक बफर मतलब तो उसको डिले कराया जा रहा है कि थोड़ा देर तक बफरिंग होगा. यहाँ से हम लोग को पीएम वेव मिल रहा है और यहाँ से हम लोग को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड फेज मॉड्यूलेटेड वेव मिल रहा है. और यहाँ से क्या है? ओनली 90 डिग्री फेज शिफ्टेड कैरियर को यहाँ पे क्या है? ओनली साइड बैंड एट 90 डिग्री कैरियर. यहाँ पे क्या है कि हम लोग को एक डबल साइड बैंड, खाली साइड बैंड मिल रहा है, कैरियर हम लोग को नहीं मिल रहा है. ठीक है, यहाँ से एंड द सिग्नल कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 साइड बैंड्स विद देयर रिलक्टेंट इन द फेज विद 90 डिग्री शिफ्टेड कैरियर. क्योंकि हम लोग वहां पे फेज शिफ्ट कर चुके हैं तो यहाँ पे खाली कैरियर हमको मिल रहा है क्योंकि हम लोग साइड बैंड्स को सॉरी ओनली साइड बैंड्स मिल रहा है क्योंकि कैरियर को हम लोग सप्रेस कर चुके हैं. And the 2 side bands and the original carrier without any phase shift are applied to the combining network 5. एक combiner के थ्रू किया उसको combine किया जा रहा है. All at the output of the combining network we get the reluctance of vector addition of the carrier and 2 side bands shown in the figure below. तो देखो यहाँ पे कैसे वो हो रहा है. पहले यहाँ पे मेरे पास एक अनमॉड्यूलेटेड कैरियर था. यहाँ पे पहले क्या था? मेरे पास एक अनमॉड्यूलेटेड कैरियर था. उस अनमॉड्यूलेटेड कैरियर को हम लोग क्या किए? एट ए और बीसी. और अनमॉड्यूलेटेड कैरियर का जो डायरेक्शन था वो कुछ ऐसा था. अब उसको अगर जब हम लोग 90 डिग्री फेज शिफ्ट किए तो उसका क्या होगा? 90 डिग्री का अगर फेज शिफ्ट हो जाता है उसका डायरेक्शन ऐसे होगा. अब जो बैलेंस मॉड्यूलेटर है, बैलेंस मॉड्यूलेटर में क्या है कि कैरियर को हम लोग सप्रेस कर दे रहे हैं और मुझे जो रिजल्ट है मतलब ये दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब जो वेक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है तो मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा अगर दोनों में 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा? इस साइड में होगा. तो इस साइड में अगर होगा तो कैरियर क्या हो गया कि ये बीच में से क्या है कि वो कैरियर हम लोग सप्रेस कर दे रहे हैं, खाली जो साइड बैंड है वो हमको मिल रहा है. ठीक है, ये होता है मेरा लोअर साइड बैंड और ये होता है मेरा अपर साइड बैंड. तो क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन इस साइड में है तो क्या है? ये कैरियर मेरा नलिफाई हो गया और खाली दोनों साइड बैंड हमको मिल रहा है. तो इस प्रोसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं? एक Now, as the modulator index is increased, the amplitude of the side bands will also increase.
अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एम्पलीफायर भी यूज कर रहे हैं, तो अगर एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, उसका जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है उसका जो उसका वैल्यू जो है वो वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और उसके हिसाब से क्या होगा, जो साइड बैंड है, साइड बैंड का जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी इंक्रीज करेगा। हेंस द एम्पलीट्यूड ऑफ द resultant increase, and this will increase the angle phi made by the resultant with unmodulated carrier, and the angle phi decrease with reduction in the modulation index। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, देखो ये है मेरा वेरी स्मॉल, और यहाँ पे जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, मतलब ये जो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड का जो वैल्यू है वो जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये फाई का वैल्यू भी वैसे वैसे ही बढ़ते जाएगा, जो एंगल है वो ऐसे बढ़ते जाएगा। thus the resultant at the output of the combining network is phase modulated, और जैसे जैसे उसका फेज मॉड्यूलेशन बढ़ते जाएगा उसके होगा। थर्ड पार्ट, यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर मिक्सर and amplifier। The FM signal produced at the output of the phase modulator has a low carrier frequency and low modulation index। ठीक है, जैसे 5 को क्योंकि हम लोग स्मॉल कंसीडर कर रहे हैं तो इसीलिए क्या है कि ऑब्वियसली मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू कम है, तो उसके हिसाब से थोड़ा देर पहले ही हम लोग डिस्कस किए कैसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स के हिसाब से जो फाई का वैल्यू है वो वेरी करता है। सो द एफएम सिग्नल they are increased to an adequately high value with the help of frequency multiplier and mixer। तो frequency multiplier और mixer, the FM produces at the output phase modulator has low carrier frequency and low modulation index, and they are increased to an adequately high value with the help of frequency multiplier and mixer। जो मेरा फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर मिक्सर है उसके हिसाब से वो जैसे हम लोग को जरूरत है उसके हिसाब से हम लोग उसको इंक्रीज किए हुए हैं। सो फाइनली तो मेरा समरी क्या हो गया, ये जो टोटल डिस्कशन हुआ उसका अगर हम लोग पॉइंट्स के वाइज देखेंगे या फिर उसको अगर समराइज करेंगे तो क्या क्या पॉइंट्स हम लोग को देखने में मिलेंगे। फर्स्ट वन इज द क्रिस्टल ऑसिलेटर जनरेट्स द कैरियर एट लो फ्रीक्वेंसी typically at 1 megahertz। This is applied to the combining network and a 90-degree phase shifter। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक क्रिस्टल ऑसिलेटर हम यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं, और क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या कर रहा है, जनरेट द कैरियर एट लो फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे बहुत लो फ्रीक्वेंसी का एक कैरियर जनरेट करता है, और जिसका जो पैरामीटर है या फिर जिसका जो वैल्यू है दैट विल बी टिपिकली 1 मेगाहर्ट्ज। एक 1 मेगाहर्ट्ज का कैरियर को वो जनरेट किया, एंड दिस इज अप्लाइड टू द कंबाइनिंग नेटवर्क, और उसको जो जहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है कंबाइनिंग नेटवर्क में दे रहा है, एंड वहाँ पे एक 90 डिग्री का फेज शिफ्टिंग भी हो रहा है। सेकेंड वन, द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज पास थ्रू एन इंटीग्रेटर। हम लोग देख पा रहे हैं, ब्लॉक डायग्राम में भी देखे हैं कि जो मेरा इंटीग्रेटर के थ्रू उसको हम लोग पास करा है, जिसमें क्या हो रहा है, जिसका मेन जो काम है इंटीग्रेटर का क्या होगा, वो इंटीग्रेट करेगा, मतलब जो उसका जो फ्रीक्वेंसीज है फ्रीक्वेंसीज को वो इंटीग्रेट करेगा। तो इसीलिए जो मेरा लो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसीज था उस मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी को वो बूस्ट अप करेगा, फॉर द रीजन boost up करेगा। Third point, the product modulator produces two side bands such that their resultant is 90-degree phase shifted with respect to the unmodulated carrier। और जो मेरा अनमॉड्यूलेटेड कैरियर था उसका उससे हम लोग को मॉड्यूलेटेड कैरियर में क्योंकि फेज शिफ्ट कराना है तो इसीलिए वहां पे 190 डिग्री फेज शिफ्टर हम लोग यूज कर रहे हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज the unmodulated carrier and 90-degree phase shifter sidebands are added in the combining network। अब दोनों को कंबाइन किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में at the output of the combining network we get FM wave, हम लोग देख पा रहे हैं, and this FM wave has low carrier frequency FC and low value of modulating index हम लोग को मिल रहा है। और फाइनली और ये जो मिल रहा है हम लोग को लो कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड लो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो मेरे को FM वेव मिल रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमको मिल रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग फिर से उसको मल्टीप्लाई करके उसको इंक्रीज करेंगे, एंड फाइनली इन दिस
by following all these methods, carrier frequency is then raised by using a mixer, and then the FC and MF. FC means जो frequency of the carrier है, या फिर जो frequency modulated wave है उसका जो carrier है और उसका जो modulation index है, दोनों को हम लोग up to our requirement, मतलब जैसे हम लोग को जरूरत है उसके हिसाब से हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं, उसको हम लोग जैसा जरूरत है उसके हिसाब से हम लोग उसको फुलफिल कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एफएम जनरेशन. किसी को कोई भी डाउट है? एनीबडी, एनी डाउट? एनीबडी? किसी को कोई भी डाउट है? ओके, अगर डाउट नहीं है तो आई थिंक तुम सभी को सब कुछ मतलब समझ में आ गया होगा. नोट्स तुम लोग को मिल जाएगा, ऑब्वियसली मॉड्यूल में मिल जाता है. सो थैंक यू एवरीवन. आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं. ओके, थैंक यू एवरीवन.